वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस की एक्टिवनेस के कारण नोएडा से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें ये 2 आतंकियों का नाम, एक का नाम तुषार है और दूसरे का नाम समीर है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की ओर से यह भी खुलासा किया गया है कि ये दोनों आतंकी टारगेट किलिंग करने के लिए आए थे। इनके पास ग्रेनेड था और इनका पाकिस्तान के हैंडलरों से भी संपर्क था। और क्या कुछ खुलासा हुआ है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षीत सर। सबसे पहले बात करें ये दोनों आतंकियों की, तो ये दोनों आतंकी क्या करने आए थे, इनका किससे कनेक्शन था, क्या ये पूरा मामला? देखिए, शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, उनके ये संपर्क में थे, आईएसआई के संपर्क में थे और भारत को दहलाने की कोशिश ये कर रहे थे। तकरीबन 112 वीआईपी ऐसे थे जो इनके टारगेट पर थे, यानी टारगेटेड हमला होने वाला था। हालांकि ये गनीमत रही कि इससे पहले ही एटीएस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जिन दोनों के आपने नाम बताए हैं, दरअसल ये उम्र तकरीबन इनकी 18 से 20 साल की है और ऐसे ही लोगों को आईएसआई हमेशा से टारगेट करती है। कई बार हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि कैसे आईएसआई सबसे पहले उनसे संपर्क साधती है सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे उनका ब्रेन वॉश करती है और उसके बाद यही आतंकी बनते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे बड़े राज्य के अंदर हमला करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के अंदर हमला करते हैं और पूरे देश को दहलाने की साजिश ये दोनों रचने वाले थे। लेकिन देखिए, एक एक करके इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो 18 से 20 साल के लड़के थे, एक दिल्ली का रहने वाला था, उससे खास तौर पर संपर्क साधा गया कि किस तरीके से सबसे पहले दिल्ली को दहलाना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े वीआईपी हैं उनको टारगेट हमला करना है उन पर, और उसके लिए ग्रेनेड उसे उपलब्ध कराए गए। उसके पास से ग्रेनेड बरामद हुआ है, बंदूकें बरामद हुई हैं, हालांकि कुछ कैश भी बरामद हुआ है, कई चाकुएं बरामद हुई हैं और कहीं ना कहीं उसे वीआईपी लोगों के घरों का सबसे पहले रेकी का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि किसी के घर पर हमला या ग्रेनेड फेंकने से पहले उसकी रेकी की जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी रेकी का जिम्मा भी इन दोनों को सौंपा गया था। सबसे पहला टारगेट क्या था? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से टारगेट रहता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। जो हमने दिल्ली ब्लास्ट देखा पिछले दिनों, वो भी पाकिस्तान का ही पूरा रचाया खेल था कि किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट किया जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौतें हो सकें। लेकिन इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि देखिए आम लोगों की मौत किस तरीके से भारत में हो सके, लगातार उसके लिए पाकिस्तान कोशिश करता रहा। आपने 26/11 का सबसे बड़ा हमला देखा, उसके बाद कई ऐसे हमले हुए हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर हुए, पाकिस्तान के किस तरीके से आतंकी उसमें शामिल थे। लेकिन छोटी छोटी वारदातों को किस तरीके से अंजाम देना है, उसके लिए वो भारत में बैठे कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका दिमाग बरगलाकर पूरी तरीके से वो ब्रेन वॉश करके बता सके कि आप भारत के निवासी नहीं हैं, आप इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं जिहाद आपका मकसद होना चाहिए। सर, टारगेट किलिंग में सिर्फ वीआईपी को नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उन सब को टारगेट किया जा रहा था। सलीम वास्तिक का भी नाम सामने आया कि उन पर भी हमला करना चाहते थे ये लोग, और साथ में और भी एक्स मुस्लिमों के नाम सामने आए कि इन सबको भी टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए जो जो भारत के लिए हमेशा आगे रहा है, जो भारत माता की जय के नारे लगाता रहा है, उनसे ये नफरत खाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बैठे जो लोग हैं वो भारत के मुसलमानों को खास तौर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत के वासी नहीं हैं, आपके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, आपके लिए सबसे पहले आपका धर्म सर्वोपरि है और अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जिहाद भी करना होगा। ये मानसिकता पाकिस्तान इन लोगों में भरना चाहता है खास तौर पर, और इसी तरीके को हमने पहले भी देखा है। और तो और आपने सही कहा, क्योंकि सलीम वास्तिक का नाम था और कई ऐसे नाजिया इलाही, कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत माता की जय बोलते हैं और भारत यानी अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं और कैसे इस्लाम धर्म के बारे में जो कुरीतियां हैं उसको बताते हैं, वो पाकिस्तान को रास नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों को चुना गया, एक दिल्ली का व्यक्ति, एक यूपी का व्यक्ति, यानी इससे पहले अलग अलग राज्य के अंदर भी हमने देखा था कि कैसे इन व्यक्तियों को चुना जाता है और कैसे टारगेट किलिंग का जिम्मा दिया जाता है और कैसे भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान करता है। सर, लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने का पैटर्न देखें तो हम देख रहे हैं कि यूपी एटीएस लगातार आतंकियों को ढूंढ रहा है, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले से, खास करके यूपी के अंदर से ही ज्यादा आतंकी मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि अचानक से आतंकी इतने एक्टिव कैसे हो गए? देखिए, आतंकी इतने एक्टिव हुए हैं खास तौर पर भारत की तरक्की को देखकर, क्योंकि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह किया गया है,
उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया, क्योंकि हाफिज सईद के ठिकाने या फिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे उन आतंकियों को लगातार कोई मार रहा है, संदिग्ध व्यक्ति मार रहा है और मार के एकदम फरार हो जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत की तरफ से ये सब किया जा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तान के जब आतंकी मर रहे हैं तो क्यों ना वो भारत के अंदर ऐसी गतिविधियां करे और भारत को सबक सिखाने का काम करे। लेकिन पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं कि वो भारत को सबक सिखा पाए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगातार ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जब जब आतंकी लगातार अपने हाथ उठाएंगे या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधि की जाएगी तो कहीं ना कहीं भारत उनको सबक सिखाने का काम करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सबक सिखाने का काम किया। अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन महादेव चल रहा है और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पहले आपने देखा था कि वो जम्मू कश्मीर को खास तौर पर टारगेट करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां से घुसपैठ आसानी से होना संभव हो जाता था। लेकिन अब वो असंभव हो गया है जब से बीजेपी की सरकार आई, और हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है। और तो और जो रक्षा बजट हम भारत ने बढ़ाया है उसका भी असर कहीं ना कहीं हुआ है। तो वहां से नहीं तो यहां से सही, इसलिए वो ऐसे लोगों को चुन रहा है सोशल मीडिया के जरिए। क्योंकि देखिए, पहले सोशल मीडिया का जमाना उतना नहीं था, तो क्या था कि आपको जंगलों के रास्ते घुसपैठ करानी होती थी, आपको पहाड़ों के रास्ते घुसपैठ करानी होती थी, आप जम्मू कश्मीर के लोगों में घुल मिल जाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर इलाका है, वहां के लोगों खासतौर इस्लाम को ही मानने वाले हैं, तो वो ऐसे लोगों के बीच घुल मिल जाते थे और पता ही नहीं लग पाता था कि आम इंसान कौन है, आतंकी कौन है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि वहां पर जो हाईटेक नेटवर्क स्थापित किया गया है और वहां पर जिस तरीके से इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, हमारा बीएसएफ पूरे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, घुसपैठियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखला गया है कि आखिर कैसे भारत को दहला पाए। क्योंकि अब तो कोई भी उसके लिए ऐसा रास्ता ही नहीं रह गया है कि वो भारत के अंदर आकर खास तौर पर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसलिए सोशल मीडिया का सहारा वो चुन रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए 18-20 साल के लड़के जो होते हैं उनका दिमाग उस तरीके का नहीं होता कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके या फिर अपने देश के बारे में किस तरीके से उन्हें सोचना है। अगर स्टार्टिंग से ही उन्हें गलत राह पर भेजा जाए तो गलत रास्ते को अपना लेते हैं। और ये आतंकी किस वजह से बन बैठे, क्योंकि वो उनसे संपर्क में थे, ISI के संपर्क में थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, और इनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया। क्योंकि जाकिर नाइक जिस तरीके से ब्रेन वॉश करता है, आपने तो देखा ही है कि किस तरीके से वो ब्रेन वॉश करता है लोगों का, वैसे ही पाकिस्तान के कुछ ऐसे मौलाना हैं जो ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। ISI जो वहां की एजेंसी है खास तौर पर वो ऐसे लोगों को चुनती है, तो ये भी आतंकी बन बैठे। लेकिन अब इनसे ये पूछताछ होगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो इनके साथ हैं, क्योंकि देखिए 2 लोग नहीं हो सकते। अगर इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रचनी है, कई VIP टारगेट पर थे और एक्स मुस्लिम टारगेट पर थे, तो इन 2 व्यक्ति के सहारे नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इनकी पूरी एक टीम होगी और ATS उन्हें ही खंगालने की कोशिश कर रही है। सर, पहले VIP की बात कर रहे हैं कि VIP की रेकी की जा रही थी। इससे पहले भी हमारे पास सामने आया था कि ATS खुलासे में पता चला कि पॉलिटिशियंस की रेकी की जा रही थी। बार बार ये बड़े चेहरों का नाम क्यों आ रहा है, क्या करना चाहते हैं? पहली बार ऐसी बातें सामने आई है कि कोई आतंकी जो है वो पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो पॉलिटिशियन ने कई बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का हम जिक्र कर चुके हैं। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि धारा 370 को किस तरीके से हटाने का काम किया गया। हालांकि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लगातार ये कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अमित शाह की तरफ से वो करके दिखाया गया। और तो और जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर कभी भी नहीं देखा था कि खुले तौर पर आम जनता वहां घूम सकती थी या फिर तिरंगा झंडा वहां पर लहराया जा सकता था। लेकिन मोदी सरकार आई तो बड़े फैसले लिए गए। अब जम्मू कश्मीर के अंदर आम इंसान कहीं पर भी घूम सकता है, लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया जाता है कश्मीर के अंदर, और श्रीनगर में आसानी से लोग घूम सकते हैं। हाँ, 1-2 वारदातें ऐसी हुई हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक जो हुआ, जो पाकिस्तान के एजेंसी ने किया, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो फिराक में रहती हैं, क्योंकि देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि वो रास्ता चुनती है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को। क्योंकि हाफिज सईद की अगर बात करें तो हाफिज सईद को भी आपने देखा था, आपने कई ऐसे अलगाववादी नेताओं का
को देखा होगा 1990 के दशक से लेकर अब तक की कैसे पाकिस्तानी की मदद की गई। यासीन मलिक को देखिए, कल ही परसों यासीन मलिक को लेकर जब सुनवाई हुई तो एनआईए की तरफ से पूरे सबूत दिए गए कि आखिर यासीन मलिक को फांसी की सजा क्यों ना हो। जब वो हाफिज सईद के संपर्क में था, वो पाकिस्तान गया और अब अपने आप को बताता है कि मैं शांति का रहनुमा था। तो ऐसे कई लोग अभी भी भारत के अंदर बैठे हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जो दुश्मनों की मदद करते हैं। और आपने घुसपैठ की बात करी कि घुसपैठ अब नहीं होने दिया जाएगा, केंद्र सरकार हो या सीएम योगी हो, ये तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल, देखिए घुसपैठियों के लिए कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और की जा रही है। अमित शाह ने जब से एक्शन लिया है, घुसपैठियों की कमर तोड़ के रख दी गई है, चाहे फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हो या फिर जो बांग्लादेश के अंदर जो व्यक्ति हैं, खास तौर पर जो संदिग्ध गतिविधियां करते हैं, जो बंगाल के जरिए घुस जाते हैं और फिर यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह बना के यहाँ के रहनुमा बन जाते हैं, लेकिन गलत गतिविधि करते हैं और नेटवर्क उनका पूरा है, तो उनकी कमर कहीं ना कहीं तोड़नी होगी। और शाह के एक्शन से अब पाकिस्तानी घबरा गए हैं, पाकिस्तानी एजेंसी खास तौर पर घबरा गई है और इसलिए वो ऐसे लोगों को चुन रही है कि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके और भारत को कहीं ना कहीं दहलाया जा सके। लेकिन ये कोशिश हर बार नाकाम हुई है और पाकिस्तान की हम एक बार फिर कहते हैं कि उतनी औकात नहीं कि भारत से वो मुकाबला कर पाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नोएडा से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अभी भी पुलिस एक्टिव है, एटीएस एक्टिव है और भी उनके नेटवर्क को तलाशा जा रहा है कि कहां कहां पर ऐसे लोग पाए गए थे, क्योंकि तुषार को लेकर भी ये बात कही जा रही कि उसका धर्मांतरण कराया गया था, उसका ब्रेन वॉश किया गया था। तो ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये धर्मांतरण करवाया किसने, कहां से शुरू हुआ ये नेटवर्क, कौन कौन इस नेटवर्क में फंसा हुआ है, कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा रहा है। अब ये खुलासा कब तक होता है ये भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।